वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे फिजिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 19। यदि आपने पहले वाले 18 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लें। यदि दोस्तों आप एग्जाम के अंदर फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे इन सभी मॉक टेस्ट को हल कर लें। यदि आप हमारे इन मॉक टेस्ट को हल करते हैं तो आपको बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उनके साथ ही बहुत से अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे, जिससे आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एग्जाम के अंदर 100% अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। यदि आप हमारे इन मॉक टेस्ट की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको हमारे इन मॉक टेस्ट की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। यदि आप इनको लिंक के माध्यम से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाए, वहाँ पर आप इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक अवेलेबल करा दी जाएगी, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। और शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट नंबर 19 की। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, एक समानुवर्तीय गति से चल रहे किसी कण का किसी क्षण इसके वेग सदिश एवं त्वरण सदिश होते हैं। यानी दोस्तों में पूछा गया है कि कोई पिंड है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी एक समानुवर्तीय गति कर रहा है, तो किसी भी क्षण इसके जो कण की जो वेलोसिटी होती है, पिंड की वेलोसिटी, और इसका जो त्वरण सदिश होता है, उनके मध्य में एंगल पूछा है। यानी वेलोसिटी वेक्टर और जो एक्सीलरेशन वेक्टर होता है उनके मध्य जो एंगल होगा यानी कोण होगा वो हमें पूछा गया है। तो हम जानते हैं जो वर्तीय गति के अंदर जो अभिकेंद्रीय बल लगता है दोस्तों वो केंद्र की ओर लगता है, और इसके कारण जो अभिकेंद्रीय त्वरण होता है यानी ए आर वेक्टर, यह भी हमारे केंद्र की ओर होता है। और वर्तीय गति के अंदर जो कण होता है उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है दोस्तों वह है उसकी स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होती है। यानी मान लो इसकी स्पर्श रेखा तो इसके अनुदिश होगी। यदि जो कण यहाँ पर है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कण है वो इधर गति कर रहा है। यदि यहाँ पर होगा तो इस तरफ गति करेगा। लेकिन जो दोस्तों एक्सीलरेशन होता है, त्वरण होता है, वो हमेशा केंद्र की ओर होता है। तो इस कारण जो किसी भी बिंदु पर अपन देखते हैं जो एक्सीलरेशन त्वरण होता है और जो वेलोसिटी वेक्टर होता है उन दोनों के मध्य जो एंगल होता है दोस्तों वो 90 डिग्री का होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी एक दूसरे के लंबवत होते हैं कौन, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सीलरेशन वेक्टर। क्योंकि दोस्तों दोबारा से देख लें, यानी कि जो त्वरण की डायरेक्शन होती है वो हमेशा केंद्र की तरफ होती है और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो वर्त के स्पर्श रेखा होती है उसके अनुदिश होती है, यानी स्पर्श रेखीय डायरेक्शन में होता है वेलोसिटी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है यदि कार्य किया जाता है। यानी दोस्तों हमें पूछा गया है कि कोई निकाय है उस पर कार्य किस प्रकार किया जाए कि उसकी स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाए। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो हमेशा संरक्षित बल के लिए ही होती है, यानी असंरक्षित बल के अंदर स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है। और दोस्तों संरक्षित बल के अंदर भी कब होती है, जैसे यानी कि कोई संरक्षित बल लग रहा है किसी पिंड पर इस तरफ है, यदि उसके अंदर जो कार्य किया जाए वो इस संरक्षित बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है निकाय द्वारा, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें तो जो हमारी पृथ्वी होती है उसके कारण कोई पिंड है उस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दोस्तों वो नीचे की ओर लगता है पिंड पर, यानी पृथ्वी की ओर लगता है। यदि इस पिंड को अपन ऊपर की ओर यानी विस्थापित किया जाए, यानी पिंड द्वारा ऊपर की ओर को कार्य किया जाए तो इसकी स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी, क्योंकि हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा होती है हमारी mgh। यानी यदि ऊपर की ओर इसको विस्थापित करेंगे, निकाय द्वारा ऊपर की ओर कार्य किया जाएगा तो इसकी हाइट के मान में वृद्धि होगी, यानी कि हमारी स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई निकाय द्वारा यदि उस पर संरक्षित बल लागू हो रहा है उसके विपरीत दिशा में उस पर जो निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान कार वर्ताकार मोड़ लेती है तो यात्री कार की दीवार के सहारे टिक जाते हैं क्यों। यानी दोस्तों कोई गतिमान कार है यानी कि मूविंग कार है और जब वह सर्कुलर यानी टर्न लेती है तो उसके अंदर जो यात्री बैठे होते हैं वो उसकी दीवार होती है उसके यानी कि है उसके सारे टिक जाते हैं क्यों। क्योंकि दोस्तों यानी कि हम जानते हैं कि वर्ताकार मोड़ यानी कि वर्ताकार पर गति के लिए उसको जो पिंड होता है उसको अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। यदि अभिकेंद्रीय बल का मान कम होता है उसकी विपरीत दिशा में दोस्तों याद रखना जो बल लगता है वह लगता है अपसारी बल। यदि अभिकेंद्रीय बल उसे पर्याप्त मात्रा में न मिले यानी अपसारी
बल का मान अधिक हो जाता है तो उसके कारण जो यात्री होता है वो बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगा, यानी कि उस दीवार से टिक जाएगा, यानी कि उसके सहारे टिक जाएगा। तो दोस्तों जो यात्री होता है वो दीवार से टिकता है, वो इस बल के कारण टिकता है, यानी कि ये जो बल होता है दोस्तों वो हमारा होता है अपसारी बल। जो केंद्र की ओर लगता है दोस्तों वो होता है फोकल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल। इसके कारण तो यानी वह वर्तीय पथ पर गति करता है, लेकिन यदि यह बल उसे पर्याप्त मात्रा में न मिले यानी अपसारी बल का मान अधिक हो जाता है तो जो यात्री होता है वो बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अपसारी बल के कारण जो यात्री होता है वो जो बस की दीवार होती है उससे इसके सहारे टिक जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंगों के व्यतिकरण की घटना में, यानी दोस्तों हमारा इंटरफेरेंस होता है वेव्स का, उसके अंदर में बताना है कि जो एनर्जी होती है वो लॉस्ट होती है या गेन होती है या कंजर्वेशन होती है यानी संरक्षित रहती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब दो तरंगों का अध्यारोपण होता है यानी व्यतिकरण होता है तो उसके अंदर दो प्रकार की हमें फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। एक तो फ्रिंज प्राप्त होती है दीप्त और एक अदीप्त। तो दोस्तों याद रखना, जब दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है तो उसके अंदर यानी कि जो अध्यारोपित तरंग होने वाली तरंगों की जो तीव्रता है यदि मानो I1 I2 है तो यहाँ पर जो दीप्त हमारी फ्रिंज होगी वहाँ पर जो तीव्रता होगी वो I1 + I2 से √2I1 अधिक हो जाएगी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इतनी जो तीव्रता होती है वो अधिक हो जाती है। लेकिन जो अदीप्त होती है दोस्तों उतनी ही तीव्रता कम हो जाती है। लेकिन यदि अपन औसत तीव्रता देखते हैं तो हमारी I1 + I2 ही रहती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो व्यतिकरण की जो घटना होती है उसके अंदर ऊर्जा का न तो हानि होती है और न ही उसका ज्ञान किया जाता है यानी लाभ होता है, बल्कि वह पुनर्वितरित होती है। क्यों? यदि हमारी दीप्त फ्रिंज होती है वहाँ पर ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन जहाँ जो पर अदीप्त फ्रिंज होती है वहाँ पर उतनी ही ऊर्जा की यानी कमी होती है जहाँ पर यहाँ पर जो औसत ऊर्जा है उसमें वृद्धि हुई थी, यानी जहाँ पर जितनी अधिक एनर्जी होती है वही एनर्जी अदीप्त फ्रिंज में कम हो जाती है। तो अपन टोटल एनर्जी देखते हैं दोस्तों तो हमारी व्यतिकरण की जो घटना होती है इंटरफेरेंस की जो हमारी घटना होती है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो संरक्षित रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सदिश ए एवं बी के अंतर एवं उसके परिणामी योग, यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है यदि एक सदिश एवं बी के अंतर का परिणामी और उनके योग के परिणामी के लंबवत हैं, यानी हमें दिया हुआ है कि दो सदिश हैं उनका अंतर का परिणामी यानी b - a इसका यानी कि है रिजल्टेंट, और हमें दिया हुआ है एक और इसका योग यानी a + b का रिजल्टेंट। दोस्तों ये आपस में लंबवत हैं। तो हम जानते हैं जब दो सदिश लंबवत होते हैं तो उसका डॉट मल्टीप्लाई होता है वो हमारा शून्य होता है। दोस्तों इसका स्केलर यानी कि है मल्टीप्लाई करेंगे यानी डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को शून्य प्राप्त होगा। और इस इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे तो दोस्तों हमारा a और b में संबंध निकल कर आ जाएगा। करते हैं अपन b को यदि a से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों हमारा ba बनेगा। यदि b को b से करते हैं तो दोस्तों हमारा प्लस का b² हो जाएगा। यदि -a को +a से करते हैं तो माइनस का a² हो जाएगा। और यदि माइनस के a को b से करते हैं तो दोस्तों माइनस का ab हो जाएगा और ये हमारा = 0 के। और दोस्तों यदि अपन इसको सोल्व करते हैं तो हमारा ba यहाँ पर प्लस का है और ab माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये a² - b² हो जाएगा 0। यदि a² को अपन उधर लेकर के जाते हैं तो हमारा हो जाएगा b² a²। यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा b = प्राप्त होता है a। तो दोस्तों हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी यदि दो सदिश a व b उनके अंतर का परिणामी और योग का परिणामी ये दोनों आपस में लंबवत होंगे तो दोस्तों उसके लिए के कंडीशन ये है कि a और b के मान दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। यदि उन दोनों की सदिशों के मान बराबर होंगे तभी उनके अंतर का परिणामी और योग का परिणामी आपस में लंबवत होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नौली का प्रमेय आधारित होता है, यानी दोस्तों हमारी जो बर्नौली थ्योरम होती है वो किस पर बेस्ड होती है वो हमें बतानी है। तो दोस्तों जो बर्नौली थ्योरम होती है याद रखना ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होती है। बर्नौली थ्योरम होती क्या है कि दोस्तों यदि कोई अशांत द्रव्य है और यानी कि असंपीड्य द्रव्य होता है वह यदि प्रवाह करता है तो उसके एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की जो हमारा प्रेशर होता है P और उसकी गतिज ऊर्जा होती है 1/2 ρV²। दोस्तों एकांक आयतन के लिए गतिज ऊर्जा ये होगी और उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है ρgh। वह उसका तीनों का योग नियत होता है, यानी कि इसकी जो एनर्जी होती है गतिज ऊर्जा होती है एकांक आयतन की और एकांक आयतन की जो स्थितिज ऊर्जा होती है और जो प्रेशर होता है इनका योग का मान हमेशा नियतता होता है यानी कि स्थिर रहता है। तो हम कह सकते हैं जो बर्नौली थ्योरम होती है दोस्तों वो ऊर्जा संरक्षण पर बेस होती है यानी कि उसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस के लिए लैम्डा इज इक्वल टू CP/CV है। यानी दोस्तों हमें लैम्डा और CP और CV में संबंध दिया हुआ है और हमें बताना है कि निम्न में कौन सा रिलेशन सही है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो स्थिर दाब पर जो हमारी विशिष्ट ऊष्मा होती है और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा होती है यानी CP-CV होता है, इसका जो संबंध होता है दोस्तों वो हमारा गैस का सार्वत्रिक नियतांक होता है R उसके इक्वल होता है। यानी एक गैस का जो सार्वत्रिक नियतांक होता है R उसके इक्वल होता है CP और CV का अंतर। और दोस्तों यहाँ पर अपन इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो यानी सभी पदों में CV से अपन डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा CV, इसको भी CV से डिवाइड कर देंगे, इसको भी CV से। तो दोस्तों यहाँ से कट कर तो हो जाएगा या एक, और ये CP/CV है, इसको अपन लिख देंगे लैम्डा। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी, लैम्डा इक्वल हो जाएगा 1, λ-1 इक्वल हो जाएगा R/CV। यदि अपन इसको सोल्व करते हैं तो हमारा होता है लैम्डा इज इक्वल टू हो जाता है 1 + R/CV। तो दोस्तों हमारा जो पहले यानी सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो हमारे बी वाले ऑप्शन से मैच खा रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल लोलक की लंबाई 40% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आवर्तकाल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कोई सरल लोलक है उसका जो आवर्तकाल होता है उसका फॉर्मूला होता है T = 2π√L/G होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो आवर्तकाल जो दोस्तों समानुपाती होता है वो लंबाई के रूट के समानुपाती होता है। तो यहाँ से यदि अपन जो आवर्तकाल के अंदर यदि प्रतिशत परिवर्तन काटते हैं यानी T2 - T1/T1 × 100 होगा, वो दोस्तों हमारा लंबाई के साथ किस प्रकार परिवर्तन होगा वो जाएगा √L2 - √L1 × 100। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से अपन इनका जो आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन होगा वो अपन निकाल लेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है T2 - T1 × 100 होता है, वो इज इक्वल टू होता है √L2 - √L1 /√L1 × 100। तो दोस्तों हम जानते हैं जो मान लेते हैं कि जो L1 है वो 100 है, हम जानते हैं कि उसकी लंबाई को 44% बढ़ा दिया जा रहा है। तो L2 का मान हमारा प्राप्त हो जाएगा 144 से, क्योंकि 100 का यदि अपन 44% निकालेंगे तो दोस्तों हमारा 44 ही आएगा। यदि L1 का मान हमारा 100 है तो 100 के अंदर यदि अपन 44 जोड़ेंगे तो हमारा जो L2 का मान हो जाएगा वो 144 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसके अंदर इस फॉर्मूले में इसका मान रखेंगे तो √L1 करेंगे, L2 करेंगे दोस्तों 144 का रूट करेंगे तो हमारा 12 प्राप्त हो जाएगा। √L1 यानी 100 का अपन रूट करेंगे तो दोस्तों हमारा 10 प्राप्त हो जाएगा। अपॉन में √L1 यानी 10 से ही अपन इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो दोस्तों ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 में से अपन 10 घटाएंगे तो दोस्तों हमारा 2 बचेगा, और 2 से अपन 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों याद रखना, जो प्रतिशत परिवर्तन पूछा जाता है उसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारिता की विमा होती है, यानी दोस्तों विद्युत धारिता होती है हमारी सी, उसकी विमा पूछी गई है तो हम जानते हैं उसका फॉर्मूला होता है Q/V होता है। दोस्तों आपको Q और V की विमा पता हो तो आप ये डायरेक्ट यानी कि इन दोनों की विमाओं को डिवाइड करके आप धारिता की विमा निकाल सकते हैं। यदि आपको V यानी कि वोल्टेज की विमा का मालूम नहीं है तो आप V को अपन जानते हैं हमारा होता है विद्युत क्षेत्र गुणा विस्थापन यानी E/D। तो यहाँ पर इन दोनों की विमाओं को मल्टीप्लाई कर V की विमा आ जाएगी और उसको आवेश से डिवाइड कर देंगे तो हमारी धारिता की विमा निकल कर आ जाती है। तो हम जानते हैं कि जो आवेश की विमा होती है हमारी होती है A1T1 होती है, और दोस्तों इसको अपन डिवाइड कर देंगे पहले तो इससे, यानी विद्युत क्षेत्र की जो विमा होती है वो आपको पता होना चाहिए, वो होती है हमारी M1 L1 T-3A-1 होती है, और उसको जो विस्थापन होती है लेंथ होती है यानी L1, इससे भी अपन डिवाइड कर देंगे। तो इसको यदि अपन सोल्व करते हैं तो हमारी विमा निकल कर आएगी, यानी M1 ऊपर जाएगा तो M-1 हो जाएगा, और ये L1 L2 हो जाएगा तो ऊपर जाएगा तो L-2 हो जाएगा। ये T-3 ऊपर जाकर के प्लस का हो जाएगा और एक जोड़ेंगे तो दोस्तों T4 हो जाएगा, और ये A-1 ऊपर जाएगा प्लस भी 1 है तो ये हो जाएगा A2। तो इसकी विमा हमारी निकल कर आई M-1 L-2 T4 A2। तो यानी कि ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारी विद्युत धारिता की विमा होगी वो होगी हमारी ऑप्शन नंबर ए वाली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि, यानी दोस्तों हमारा जो चंद्रमा होता है उस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, वो किस कारण नहीं पाया जाता। दोस्तों याद रखना, तो चंद्रमा पर जो पलायन वेग होता है, आपको पता होना चाहिए पलायन वेग किसे कहते हैं, यानी वह न्यूनतम वेग जिसे पाकर कोई भी वस्तु यानी कि कोई हमारा ग्रह होता है उसे हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, यानी कि इसका जो हमारा गुरुत्वीय आवरण होता है, यानी कि इसका जो आकर्षण बल का आवरण होता है उससे पार करके मुक्त, यानी कि उसको पार कर जाए, यानी वापस उस ग्रह पर न पहुँचे, उसको अपन पलायन वेग कहते हैं। तो दोस्तों हमारा चंद्रमा के लिए ऊपर जो गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है उसका जो वेग वेलोसिटी होती है, यानी कि गतिज के अणुओं की वेलोसिटी वो पलायन वेग से अधिक होती है, यानी पलायन वेग से अधिक होने के कारण वह उस चंद्रमा से अधिक गति करते हैं, वहाँ से पलायन हो जाती है, यानी कि चंद्रमा पर फिर से वापस नहीं आती, यानी कि वहाँ पर जो वायु होती है उसके अणुओं की गति की जो अणुओं की गति होती है वो पलायन वेग से अधिक होने के कारण वहाँ पर नहीं ठहरती है चंद्रमा पर, यानी वहाँ से पलायन कर जाती हैं। इस कारण चंद्रमा पर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यहाँ पर गैसों के जो अणु का वेग होता है, जो पलायन वेग है वो वर्ग माध्यम मूल मान से कम होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अणु होते हैं उनके जो वेग होता है उसका मान पलायन वेग से कम होता है, यानी पलायन वेग का मान कम होता है इसके अणुओं के वेग से। तो इस कारण इस जो वहाँ पर है गैस वो यहाँ से पलायन कर जाती है, वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। दोस्तों हमें बताने हैं कौन से प्रक्रम में गतिज ऊर्जा नहीं होगी। हमें दिए हुए हैं कि चलती हुई गोली में, यानी दोस्तों हमें बताया गया चलती हुई गोली यानी उसके अंदर वेलोसिटी है, हम जानते हैं गतिज ऊर्जा होती है mv², तो वेलोसिटी होने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होगी। बहते हुए पानी में दोस्तों यानी बहते हुए पानी के अंदर भी वेलोसिटी होती है तो गतिज ऊर्जा होगी। चलते हुए हथौड़े में दोस्तों हथौड़ा चल रहा है यानी वेलोसिटी है तो उसके अंदर भी गतिज ऊर्जा होगी। अब है खींचे हुए धनुष में, यानी दोस्तों हमारा कोई धनुष है उसको यदि अपन खींच लेते हैं, यहाँ पर खींचे हुए हैं इसकी रस्सी को यहाँ पर, तो दोस्तों इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा समाहित होती है न कि गतिज ऊर्जा। जैसे ही अपन इसको छोड़ते हैं तो दोस्तों ये स्थितिज ऊर्जा होती है वो छोड़ते ही गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि जो तीर होती है वो हमारी तरफ यानी गति करने लगती है। तो दोस्तों यदि अपन धनुष को यदि अपन खींचे हुए रखते हैं तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा न रह करके स्थितिज ऊर्जा रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खींचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है बल्कि स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी की बाल्टी को तेजी से ऊर्ध्वाधर वर्त में ऊपर घुमाया जाता है तब पानी की बाल्टी से यानी कि उसकी उच्चतम स्थिति में कभी नहीं गिरता है, यानी दोस्तों पानी होता है वो नहीं गिरता है नीचे, तो क्यों नहीं गिरता। तो दोस्तों याद रखना, यानी कि यदि किसी बाल्टी को अपन ऊपर यानी कि किसी रस्सी से बांध कर किसी वर्तीय पथ पर गति कराते हैं ऊर्ध्वाधर, तो उच्चतम बिंदु पर जो पानी होता है वो नीचे नहीं आता। क्यों नहीं आता, तो क्योंकि दोस्तों जो पानी का भार होता है नीचे की ओर होता है और यह जो कम होगा जो ऊपर की ओर इसका जो अपसारी बल होगा, क्योंकि दोस्तों केंद्र की तरफ होता है वो होता है अभिकेंद्रीय बल, और जो ऊपर की इसकी विपरीत दिशा में लगता है वो लगता है हमारा अपकेंद्रीय बल या इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका मान इसके भार से अधिक हो जाता है, यानी कि इधर यानी कि पानी पर फोर्स अलग लग जाएगा तो इस कारण यह नीचे नहीं आएगा। यदि इसका मान कम होता यानी भार से कम हो जाता तो यह नीचे आ जाता, लेकिन अपकेंद्रीय बल का मान इसके वजन से अधिक होता है इस कारण यह नीचे नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जब किसी पानी की बाल्टी को अपन ऊर्ध्वाधर वर्त में घुमाते हैं यदि उसके अपिकेंद्रीय बल का मान वजन से अधिक होता है उच्चतम बिंदु पर तो वह पानी होगा वो नीचे नहीं आता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक व मुँह से खून आने लगते हैं, वह क्यों निकलते हैं। यानी कि दोस्तों यानी कभी कभी कोई व्यक्ति होता है वो ऊंचे पहाड़ों पर चला जाता है तो कभी उसके नाक व मुँह से खून निकलने लगते हैं, वो किस कारण निकलने लगते हैं। तो दोस्तों याद रखना, अपन जितनी यानी कि पृथ्वी से ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो प्रेशर का मान होता है यानी वायुमंडलीय दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो दोस्तों उसका मान यानी डिक्रीज होता जाता है यानी उसका मान घट जाता है। तो प्रेशर का मान घटने के कारण जो हमारा व्यक्ति होता है उसका प्रेशर का मान अधिक हो जाता है यानी नसों का प्रेशर अधिक हो जाता है जिसके कारण नसें भी फटने का डर होता है और जो खून होता है वो नाक व मुँह से बाहर आने लगता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय प्रेशर का मान कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है उसका मान डिक्रीज होता है एज हाइट इंक्रीज। तो इसके कारण जो हमारा व्यक्ति होता है उसके मुंह से या नाक से खून निकलने लगता है जब वह ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक। यानी दोस्तों कोई द्रव्य है, यदि उसके अंदर अपन अशुद्धि मिला देते हैं तो उसका जो क्वथनांक का मान होता है दोस्तों वह बढ़ जाता है। यानी कोई हमारा द्रव्य दिया हुआ है, यदि उसके अंदर अपन साबुन या फिर कोई भी अन्य प्रकार की अशुद्धि मिला देते हैं तो यदि उसको अपन उबालेंगे तो दोस्तों इससे अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। यानी कि इसको गैस में बदलने के लिए टेम्परेचर की यानी कि बढ़ जाता है, यानी कि इसका जो क्वथनांक हो जाता है वो उसका मान इंक्रीज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी को यानी कि वस्तुतः स्पष्ट नहीं देख पाता है तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित होता है। देखिए दोस्तों याद रखना, जब कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है तो वह उसे दूरदृष्टि दोष होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, यानी कि उसको निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो निकट दृष्टि कर देते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उल्टा होता है। यदि किसी वस्तु को निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है तो उसे दूरदृष्टि दोष होता है। और यदि किसी वस्तु को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, किसी वस्तु व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उससे निकट दृष्टि दोष होता है। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि उसको 1 मीटर से कम की दूरी स्पष्ट नहीं दिखाई देती, यानी उसको नज़दीक की दूरी नहीं दिखाई देती। तो दोस्तों उसको यहाँ पर कौन सा दोष होगा, दूरदृष्टि दोष, क्योंकि उसको 1 मीटर से कम की यानी नज़दीक वाली वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है उस मनुष्य को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि यानी हाइपरमेट्रोपिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा जनित होती है मुख्यतः, यानी दोस्तों सन होती है, उसके अंदर जो जनरेट एनर्जी होती है वो किस प्रकार जनरेट होती है तो हमें बताना है। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारा सूर्य होता है उसके अंदर जो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, यानी कि जो हाइड्रोजन के एटम होते हैं उनका संलयन होता है और वह हीलियम के अंदर परिवर्तित होता है। यानी हाइड्रोजन का संलयन होकर के हीलियम परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसके अंदर एनर्जी प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रोजन के परमाणु के संलयन द्वारा जो हमारा सूर्य होती है उसके अंदर एनर्जी जनरेट होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पारा कांच को गीला नहीं करता है, यह द्रव्य का यह गुण कहलाता है। यानी दोस्तों कोई पारा होता है और वह किसी कांच होता है उसको गीला नहीं करता है तो इसका जो यह गुण कहलाता है दोस्तों वो आसंजन कहलाता है। दोस्तों क्योंकि हम जानते हैं जब असमान दो कोई वस्तु होती हैं उनके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है उनको आकर्षण बल को मान अपन असंजक कहते हैं। और जो हमारा एक ही है अणुओं के यानी एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगता है उसको सहसंजक बल लगते हैं। तो इस प्रकार यदि कोई दूसरा पदार्थ किसी पदार्थ को आकर्षित नहीं करता है, यानी कि उसको नहीं चिपकता है, यानी कि गिल्ला नहीं करता है तो दोस्तों यहाँ पर जो इसको अपन कहेंगे उसको कहेंगे आसंजन, यानी कि जो एडिहेंस कहेंगे उसको आसंजन कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है शिथिल्य, यानी दोस्तों में शिथिल्य के बारे में बताना है कि जो शिथिल्य वक्र होता है उसके अंदर क्या होता है। दोस्तों हम जानते हैं जो शिथिल्य वक्र होता है वो हमारा इस प्रकार होता है कि ये H और हमारा B होता है, यानी BH वक्र भी बोलते हैं उसको। यानी हमारा जो चुंबकत्व होता है, यानी चुंबकत्व और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है उनके मध्य जो ग्राफ खींचा जाता है और जो वक्र बनता है ग्राफ के अंदर उसे ही अपन शिथिल्य वक्र कहते हैं। वो ग्राफ हमारा इस प्रकार होता है, वो ग्राफ होता है हमारा इस प्रकार होता है कुछ। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, इस वक्र का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है उसमें उतनी ही अधिक ऊर्जा का ह्रास होता है। यानी जो ऊर्जा ह्रास होता है वो हमारा जो शिथिल्य वक्र का जो एरिया होता है उसके समानुपाती होता है। और जो यानी कि दोस्तों ये ऊर्जा का जो ह्रास होता है यह उष्मा के रूप में मुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों याद रखना, जो हमारा शिथिल्य होता है उसके अंदर जो ऊर्जा का ह्रास होता है वो उष्मा के रूप में प्रकट होता है। और ये जो ऊर्जा ह्रास होता है यह शिथिल्य वक्र का जो हमारा प्रति क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक हमारी ऊर्जा की हानि होगी और उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों जिसके लिए हमारे एरिया कम होता है वो हमारा उतना ही अच्छा चुंबकत्व यानी कि दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी देती हैं। यानी दोस्तों हमारी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो हमें बतानी है किस चीज़ की हमारी वो जानकारी देती हैं। तो याद रखना, जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं दोस्तों हमें तीनों चीज़ों की यानी कि जानकारी देती हैं, विद्युत क्षेत्र की, दिशा की, आवेश की। जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का यानी कि घनत्व अधिक होता है दोस्तों वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र यानी कि है रेखाओं का घनत्व कम होता है, दूर दूर होती हैं, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। और दिशा के बारे में यानी कि दोस्तों जिस डायरेक्शन के अंदर हमारी
विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी जिस डायरेक्शन में होती हैं उसी डायरेक्शन में हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो दोस्तों यह हमारे विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन और उसकी तीव्रता दोनों के बारे में जानकारी देती है। और आवेश की प्रकृति के बारे में दोस्तों इस प्रकार देखते हैं, यदि कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं यानी कोई दोस्तों हमारे कोई आवेश है, यदि यह नेगेटिव आवेश है तो यदि इस पर विद्युत क्षेत्र इस रेखाएं इस प्रकार तो फोर्स इस प्रकार होगा, यानी कि फोर्स और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो डायरेक्शन होती है विपरीत होती हैं। यदि ये पॉजिटिव आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं और जो हमारे जो बल की दिशा होती है वो एक ही दिशा में होती है। तो दोस्तों इस प्रकार यह आवेश की प्रकृति, आवेश की यानी क्षेत्र की तीव्रता और दिशा तीनों के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप में वृद्धि के साथ से चालकता, यानी दोस्तों यदि टेम्परेचर के अंदर अपन वृद्धि करते हैं तो जो हमारी कंडक्टिविटी होती है वो हमें बतानी है किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो दोस्तों याद रखना, यदि ताप में वृद्धि कर दी जाती है तो हमारी अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता तो हमारी बढ़ जाती है, लेकिन धातुओं की चालकता कम होती है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि अर्धचालक होती है हमारी, उसके अंदर है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न के बराबर होते हैं, नगण्य होते हैं। जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन के युग्म होते हैं उनका यानी कि टूट जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने के साथ, जिससे कि उसकी चालकता का मान भी बढ़ जाता है, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। और दोस्तों हमारा चालक होता है उसके अंदर हम जानते हैं पहले से ही बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और यदि उसको अपन गर्म करेंगे तो और अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और उनका घनत्व अधिक हो जाएगा। तो उनको गति करने के यानी कि बाधा उत्पन्न हो जाएगी और अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो दोस्तों अवरोध उत्पन्न होने के कारण उनकी चालकता का मान कम हो जाता है। तो यदि टेम्परेचर में वृद्धि की जाती है तो अर्धचालकों की चालकता तो बढ़ती है और धातुओं की चालकता कम हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है एन सेलों के समांतर क्रम में हम प्राप्त करते हैं, यानी दोस्तों एन सेल होते हैं, यदि उसको अपन समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों याद रखना, यदि एन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका जो विद्युत वाहक बल होता है तो वह तो यानी विद्युत वाहक पहले के बराबर होता है, यानी कि एन सेल है जिसका प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई है और आंतरिक प्रतिरोध आर है। तो हमारा जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा वो हमारा इसके यानी कि प्रत्येक विद्युत वाहक बल उसके बराबर ही होता है, लेकिन जो आंतरिक प्रतिरोध होता है आर क्यों दोस्तों वह एन गुना कम हो जाता है, यानी R/N हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्युत वाहक बल सेम रहता है लेकिन प्रतिरोध का मान कम हो जाता है समांतर क्रम में। तो प्रतिरोध के मान कम होने के कारण हम कह सकते हैं जो आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा, तो हमें अधिक धारा प्राप्त होगी। तो दोस्तों याद रखना, जो एन सेलों का समांतर क्रम होता है उसके अंदर विद्युत वाहक बल सेम होता है, लेकिन जो प्रतिरोध होता है R/Q उसका मान N गुना कम हो जाता है। लेकिन यदि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो विद्युत वाहक बल भी N गुना अधिक हो जाता है और जो प्रतिरोध होता है आंतरिक प्रतिरोध वो भी N गुना बढ़ जाता है। लेकिन समांतर क्रम के अंदर विद्युत वाहक बल अपरिवर्तित रहता है लेकिन धारा का मान बढ़ जाता है आंतरिक प्रतिरोध कम होने के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आर त्रिज्या एम एन फेरों की संख्या की आई धारा वाली कुंडली वर्तीय है आर धाई वाला वर्तीय कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण किस रूप से परिवर्तित होता है। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कोई एक कुंडली है उसके अंदर फेरों की संख्या एन है और इसके अंदर प्रवाही धारा आई है और इसकी जो त्रिज्या है वो आर है। तो दोस्तों हम जानते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण होता है हमारा म्यू, वो हमारा होता है NIA। दोस्तों इसका फॉर्मूला याद रखना, चुंबकीय आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा NI होता है। एरिया हमारा यानी कि ए यहाँ पर एरिया है यानी क्षेत्रफल, आई होती है हमारी करंट होती है यानी धारा होती है, एन होती है फेरों की संख्या। तो यदि ए को अपन यानी क्षेत्रफल होता है तो इसको अपन इस प्रकार भी ले सकते हैं πr²। तो दोस्तों हम देख सकते हैं तो हमारा चुंबकीय आघूर्ण होता है वो r² के समानुपाती होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भूचुंबकीय क्षेत्र में के लिए उत्तरदायी होता है। यानी दोस्तों हमारा जो भूमि होती है यानी पृथ्वी होती है उसके अंदर चुंबकत्व पाया जाता है उसे अपन भूचुंबकीय कहते हैं। और यह जो इसका कारण होता है दोस्तों इसके अंदर जो हमारी कोर के अंदर संवहन धाराएं होती हैं पृथ्वी के अंदर उसी के कारण यानी पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी पृथ्वी की जो करोड़ होती है उसके अंदर संवहनी धाराएं पाई जाती हैं। तो उसी के कारण जो हमारी पृथ्वी होती है उसके अंदर चुंबकत्व पाया जाता है उसे अपन चुंबकत्व कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु की प्लेट को किसके द्वारा गर्म किया जा सकता है। यानी दोस्तों कोई धातु की प्लेट है उसको अपन किस किस प्रकार से गर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना, यदि कोई धातु की प्लेट है, यदि उसके अंदर से अपन दिष्ट धारा एवं प्रति धारा कोई भी धारा यदि प्रवाहित करते हैं तो भी जो प्लेट होती है उसमें प्रतिरोध के कारण यानी जो ऊर्जा का ह्रास होता है और उसके अंदर हीट उत्पन्न होती है यानी वह गर्म हो जाती है। और यदि दोस्तों इसे समय के साथ यानी जो चुंबकीय क्षेत्र यानी परिवर्तन हो रहा है तो भी उसके अंदर यानी यह गर्म हो जाती है। क्योंकि यदि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र यानी समय के साथ परिवर्तित होगा तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में रेगुलर परिवर्तन होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं यदि किसी धातु के अंदर यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो उसके अंदर भवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। भवन धाराएं उत्पन्न होने के कारण वह हीट उत्पन्न करती है, तो फिर जो प्लेट होती है वो गर्म हो जाएगी। तो दोस्तों याद रखना, किसी प्लेट में यदि दिष्ट या प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं गुजारते हैं तो भी उसे गर्म किया जा सकता है। और यदि उसे परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण भी वह गर्म किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी यानी दोनों के द्वारा ही यानी धातु की प्लेट होती है उसको अपन गर्म कर सकते हैं। अब है आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, यानी जैसे ही ऐसी परिपथ में आवर्ती बढ़ती है तो धारा पहले बढ़ती है और फिर घटती है। तो परिपथ के किन तत्वों के संयोजन में परिपथ के शामिल होने की सर्वाधिक संभावना होती है। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कोई ऐसी परिपथ दिया हुआ है उसके अंदर अपन किन किन स्रोतों को जोड़ें जिनसे कि हमारी जो आवर्ती के मान के यानी फ्रीक्वेंसी के मान को परिवर्तित करने पर यानी इंक्रीज करने पर धारा का मान पहले तो इंक्रीज हो फिर डिक्रीज हो। तो दोस्तों याद रखना, ये हमारी कंडीशन होती है ओनली अनुनाद की दिशा में होती है। अनुनाद का दोस्तों हमारा ग्राफ इस प्रकार होता है, ये हमारी धारा होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, यानी जैसे जैसे अपन फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाते हैं तो धारा का मान बढ़ता है। लेकिन अनुनाद की स्थिति में धारा का मान मैक्सिमम होता है, जैसे जैसे फिर अनुनाद के बाद में फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है तो धारा का मान कम हो जाता है। तो दोस्तों ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है इसको अपन अनुनादी आवर्ती बोलते हैं। तो यह दोस्तों ये जो अनुनाद होता है दोस्तों हमारा XC/XL यानी XL/XC की जो स्थिति होती है उसी के अंदर, यानी जो प्रेरकत्व का जो प्रतिरोध यानी प्रतिरोध होता है और जो संधारित्र का प्रतिरोध होता है उसका मान यदि इक्वल हो जाता है उसी समय में अनुनाद की स्थिति प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धारा का मान पहले बढ़े फिर कम हो, उसके लिए हमें प्रेरकत्व और संधारित्र दोनों की आवश्यकता होती है। यानी जिस यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंदर प्रेरकत्व और संधारित्र दोनों जुड़े होंगे उसी के अंदर यानी आवर्ती के साथ धारा का मान पहले बढ़ेगा और उसके बाद में कम होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रेरक और जो संधारित्र होता है दोनों हमें सी ऑप्शन में दिए हुए हैं और कोई भी ऑप्शन में दोनों साथ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किसी संधारित्र ऐसी परिपथ है उसके अंदर अपन जो हमारा इंडक्टर और यदि कैपेसिटर दोनों को यदि अपन ऐड करते हैं यानी दोनों को यदि अपन लगाते हैं तभी हमारी जो आवर्ती के साथ धारा का मान पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा और आपको कितना स्कोर आप इसमें कर पाते हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा। यदि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारी सपोर्ट करें जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आते रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।